हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस आज हम आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विषय इसमें साहित्यिक हिंदी का पेपर वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। यह विशेष रूप से कक्षा 12 वालों के लिए है, जिसमें आपको पूर्णांक 100 अंकों का होता है आपका पूर्णांक, और इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें नोट क्या लिखा हुआ है ये हम पढ़ते हैं। सभी प्रश्न हल करना ही प्रश्नों के अंक उनके समक्ष अंकित हैं। ठीक है, अब हम सीधा देखते हैं खंड का क्या दिया हुआ है। खंड का आपका बहुविकल्पी प्रश्न होता है, जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या है कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर द वाला ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है जाएगा, यह आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, आपको बताना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह इन्हीं की आत्मकथा है। दूसरा है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या इनकी आत्मकथा नहीं है। तीसरा है 10 द्वार से सोपान तक, यह भी इनकी आत्मकथा है। चौथा है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, आपका ब वाला हो जाएगा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। अब आपका आता है ग वाला प्रश्न कि आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है या किन्हें कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका स वाला हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब आपका घ वाला प्रश्न है कल्पवृक्ष और पृथ्वीपुत्र नामक कृतियों के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार या प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, कल्पवृक्ष और पृथ्वीपुत्र ये दोनों इनकी ही कृतियाँ हैं। अब देखते हैं अंगा वाला प्रश्न क्या है कि सरस्वती और समालोचक पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या छायावाद युग या प्रगतिवाद युग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा, ब वाला द्विवेदी युग। ठीक है, अब आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा आपकी जो है यह छायावादी कवि क्या है, बृहत्त्रयियों में शामिल नहीं है। अब आपका आता है चौथा ख वाला कि अष्टछाप के कवियों का संबंध किस काल से है। ठीक है, जो अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संबंध किस काल से है आपसे पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ब वाला भक्तिकाल। ठीक है, अब आता है आपका ग वाला प्रश्न कि खड़ी बोली क्या है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम उपमहाकाव्य कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है रामचरितमानस, व साकेत, फिर स प्रिय प्रवास या द कामायनी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन स वाला हो जाएगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, अब आपका आता है घ वाला प्रश्न कि वैदेही वनवास और ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अब आपका अंग वाला प्रश्न फिर से आता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने और कब किया। जो तार सप्तक आपका है इसका प्रकाशन किसने और कब किया। यहाँ पर ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय या रामविलास शर्मा या प्रभाकर माचवे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अज्ञेय 1943 में। ठीक है, अब आपका आता है तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित गद्य अवतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलते हैं। जो आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं कुल मिलाकर 10 अंकों का होता है। ठीक है, यह पूरा गद्यांश। इसमें गद्यांश में क्या है कि एक गद्यांश इतना बड़ा आपको दे देगा ऐसे करके, और यह यहाँ पर इसका संदर्भ पूछेगा और 4 प्रश्न और आपसे पूछेगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश जो आपका राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। और इसका दूसरा प्रश्न क्या है कि राष्ट्र की वृद्धि किस प्रकार संभव है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि राष्ट्र की, देखिए आप पहले गद्यांश पढ़ेंगे। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो ठीक है, तो राष्ट्र की वृद्धि किस प्रकार संभव है, तो संस्कृति के विकास
और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यहाँ तक आपका दूसरा वाला हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा प्रश्न आपका, लेखक के अनुसार राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्र के समग्र रूप में पृथ्वी, भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति में विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझा जाना चाहिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो आपका चौथा प्रश्न क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका रेखांकित अंश दिया हुआ है, यानी बिना मस्तिष्क से लेकर के मस्तिष्क है यहाँ तक, बिना संस्कृति से लेकर यहाँ तक, तो इसका क्या है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब आपका अंगम वाला प्रश्न क्या आता है, कबंध और विटप शब्द का अर्थ लिखिए। ठीक है, कबंध और विटप, विटप मतलब आपका होता है वृक्ष। ठीक है, विटप का अर्थ क्या होता है, वृक्ष आपका होता है। और कबंध मतलब जिसका कोई क्या है, जिसका कोई मतलब ना हो। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और इसके बाद आपका अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है, एक और गद्यांश दिया रहता है यहाँ पर। जैसे कि इसमें क्या है, ऑप्शन दिए रहते हैं कि आपको यदि एक ऑप्शन नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन आप कर सकते हैं। इसमें भी कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, आपको 5 प्रश्न रहेंगे जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलेंगे और कुल मिलाकर 10 अंकों का यह पूरा गद्यांश होता है। अब आते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित पद्य अवतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें भी प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं और 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कुल मिलाकर आपको 10 अंक मिल जाते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त पद का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। संदर्भ आपका सभी गद्यांश पद्यांश में आता है। फिर दूसरा क्या है कि प्रस्तुत पद में गोपियों द्वारा किस भक्ति मार्ग को महत्व दिया गया है। तीसरा प्रश्न आता है कि गोपियाँ उद्धव से कृष्ण को लेकर क्या संदेश देने के लिए कहती हैं। फिर आपका चौथा आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर आपका अंगा वाला आता है पांचवा कि प्रस्तुत पद में कवि ने किस भाषा और किस रस का प्रयोग किया है। ठीक है, अब आपका अथवा करके एक और प्रश्न दे दिया है, एक और आपका पद्यांश दे दिया रहता है जिससे कि स्टूडेंट्स को क्या है, ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन मिलते हैं तो आप क्या है, प्रश्नों को आराम से कर लेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या है कि उपयुक्त पद्यावतरण का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ तो आपको जरूर ही आता है। फिर ब वाला है कैकेयी राम के समक्ष अपनी एवं भारत की दीन दशा का वर्णन किस प्रकार करती है। फिर स वाला आता है कि अपने दंड के संबंध में कैकेयी ने राम से क्या कहा। फिर द वाला आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर अंगा वाला जो आता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्री क्या आशय है। ठीक है, इसी तरीके से आपका 5वां प्रश्न आता है जो आपका लेखक से और कवि से दोनों से क्या है, जीवन परिचय पूछता है। जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक जीवन परिचय आपको देना है और उनकी प्रमुख कृतियों को लिखना है, जिससे आपको कितने 5 अंक मिलते हैं। ठीक है, 5 अंक मिलते हैं। जैसे आपका ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका आता है ख वाला कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। एक कवि से पूछता है और एक लेखक से। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसमें भी आपको 5 अंक मिलते हैं। अब आपका आता है 6वां प्रश्न, जिसमें आपको देता है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, और इसमें भी आपको 5 अंक मिलते हैं। ठीक है, अब आपका अथवा करके एक और प्रश्न है कि आंचलिक कहानी किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि पंचलाइट एक सफल आंचलिक कहानी है। अब आपका आता है 7वां प्रश्न, जिसमें खंडकाव्य से आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ रश्मि रथी खंडकाव्य के नायक का चित्रण कीजिए, ये पूछा गया है। और अथवा करके एक और प्रश्न है कि रश्मि रथी खंडकाव्य के 5म सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। और आपके अलग अलग जिलों में क्या है, अलग अलग खंडकाव्य चलते हैं, तो आप अपने जिले का खंडकाव्य क्या है आप लिखेंगे। अब आपका आता है खंड ख, जो आपसे क्या है, संबंधित होता है किससे, व्याकरण पोर्शन से। जैसे आपका 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, जो संस्कृत गद्यावतरण है इसका क्या संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 अंक संदर्भ पर और आपके 5 अंक जो है व्याख्या पर मिलते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम से लेकर अनुशीलेन संजायन्ते, तो यहाँ पर इतना आपको क्या है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ सहित क्या है, व्याख्या करनी है। अब आपका आता है अथवा करके एक और प्रश्न, एक और क्या है, गद्यावतरण देगा। ठीक है, इसकी भी आपको व्याख्या करनी है अथवा करके, यानी कि दोनों में से किसी एक को क्या है, लिखना है। अब आपका खा वाला आता है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे आपका दिया है कि विरल विरला स्तुल ताराहम कलावीव सज्जनाम, यहाँ से लेकर लक्ष्मी उद्यमिनामीव, यहाँ तक आपका दिया हुआ है। फिर अथवा करके एक और है कि
स्वनय घनानां प्लवगाः प्रबुद्धाय विहा निद्रां चिदसन्निरुद्धाम् अनेक रूप कृतिवर्णनादाः नवाम्बुधाराः भीता नदन्ति। तो अथवा करके एक और दिया है जिसमें भी आपको 7 अंक मिलते हैं, 2 अंक संदर्भ पर और 5 अंक व्याख्या। तो इस तरीके से अब आप चलते हैं 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न रहेंगे जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने में आपको 2 अंक मिलते हैं। तो 2 प्रश्न करेंगे तो आपको 4 अंक मिल जाते हैं। जैसे आपका प्रश्न क्या है कि भोजम दृष्ट्वा कवि किम अचिंतयत, भोज को देखकर कवि क्या कहता है। फिर दूसरा है कस्य व्याकरण सुनिश्चितम अस्ति, किसका व्याकरण सुनिश्चित है, तो संस्कृतम व्याकरण सुनिश्चितम अस्ति। फिर आपका गवल आता है कि मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत, याज्ञवल्क्य। फिर आपका घवल आता है कि हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत, ठीक है, हंस पोतिका किसकी क्या है, पुत्री थी। अब आता है आपका 10वां प्रश्न कि वीर अथवा करुण रस की सोदाहरण परिभाषा लिखिए दीजिए, जिसमें आपको 2 अंक मिलते हैं, 1 अंक परिभाषा पर 1 अंक उदाहरण। फिर आपका दूसरा है कि यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। फिर तीसरा आता है कि सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसमें भी आपको 2 अंक यानी कुल मिलाकर के 6 अंक इसी तरीके से आपको मिल जाते हैं। अब आपका आता है 11वां प्रश्न जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखने पर आपको 9 अंक मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि हमारा प्रिय लेखक अथवा कवि, दूसरा है कि विद्यार्थी और अनुशासन, तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपका घ वाला है कि आतंकवाद समस्या और समाधान, और अंगा है प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक है। जैसे आपको 5 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पर आपको किसी एक को क्या है लिखना होता है। अब आपका 12वां प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न है कि नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ने धन अनम, न धन अयनम, नयन नयन धन म, नय धन अनम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ने धन अनम, ए वाला राइट ऑप्शन। फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि गिरीशः का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका है गिरिधनीशः, गिरिधनीशः, गिरिधन अशः और गिरिधन ईश। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा गिरिधन ईशः, ब वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि सज्जनः का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जनः, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सज धन जनः, सन धन जनः, सत धन जनः या सज्ज धन नः। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका स वाला हो जाएगा सत धन जनः। अब आपका आता है ख वाला जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक का क्या है विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर समास से प्रश्न आपसे पूछा है, यहाँ पर भी आपको 2 अंक मिलते हैं। किसी एक को क्या है एक का विग्रह करना है। जैसे आपका ऑप्शन है श्वेताम्बरम, तो श्वेतम अम्बरम इसका समास विग्रह होगा। फिर आपका प्रत्यक्षरम, प्रतिधन अक्षरम। फिर स वाला है कि चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरः। अब आपका आता है 13वां प्रश्न जिसमें क्या है कि निम्नलिखित किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय लिखिए। जैसे धातु एवं प्रत्यय पूछता है तो इसमें एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय बताया जाता है, जिसमें आपको 1 अंक मिल जाते हैं, ठीक। जैसे आपका दिया हुआ है लिखिता, तो लिख धातु अक्त प्रत्यय, कृत्वा में क्री धातु, अक्तवा प्रत्यय, पठनीय में पठ धातु और अनियर प्रत्यय, ठीक है। अब आपका आता है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए जो प्रत्यय होता है। जैसे महत्वम में वतु प्रत्यय, मानवता में वतु प्रत्यय, श्रीमान में मतु प्रत्यय, ठीक है। अब इसी तरीके से ख वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको विभक्ति बताना है और उससे संबंधित नियम बताने हैं। जैसे यहाँ पर आपको 2 अंक मिल जाते हैं, जैसे 1 अंक विभक्ति पर, 1 अंक नियम पर। जैसे आपका क्या है विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति, जैसे अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगी अपि, तो परितः आपका क्या है विद्यालय परितः उद्यानम अस्ति, तो ये आपका मिल जाता है। फिर आपका दूसरा क्या है कि सपाधीन खंजः अस्ति, तीसरा है कि श्री गणेशाय नमः। अब आपका आता है 14वां प्रश्न कि विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें आपको 8 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। फिर अथवा करके एक और प्रश्न दिया है, अथवा करके दिया हुआ है कि सड़क दुर्घटना से घायल मित्र को सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखिए, ठीक है। पत्र लिखने पर आपको कितने पत्र लेखन पर आपको 8 अंक मिलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपका यह पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा दिए हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अपने वीडियो को हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।